Hello everyone, I am Shatrughan Tiwari and welcome back to my channel. Today we are going to study a chapter of your contemporary India, and the name of this chapter is Resources and Development. Dear students, without wasting your time, we comes our point. My point is that conservation of resources. Conservation of resources. It means कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण. कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? संरक्षण. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इट मीन्स संसाधनों का संरक्षण. रिसोर्सेज आर विटल फॉर any developmental activity, but irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. कह रहा है कि जो संरक्षण होते हैं, जो संसाधन होते हैं, वो किसी भी तरह के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका को निभाते हैं. संसाधनों का हमारे जीवन में बहुत बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन अगर संसाधनों का अगर हम विवेकहीन उपयोग करते हैं, मतलब बिना किसी सोच विचार के अगर उसका उपयोग करते हैं और उसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो उसके कारण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणिक समस्याएं हमारे सामने पैदा होती हैं. To overcome these problems, resources conservation at various level in important. This has this had been the main concurrence of the leaders and thinkers in the past. ये जो समस्याएं हैं, इनके जो बचाव है उसके लिए बहुत अनेक प्रकार के अनेक लेवल्स पर जो कंजर्वेशन किया गया रिसोर्सेज का, वो बहुत ही ज़रूरी है. अगर हम पास्ट की बात करें, भूतकाल की बात करें, तो उसमें जो संसाधनों का जो संरक्षण हुआ, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हुए, उसमें बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे थिंकर्स ने, बहुत सारे लीडर्स ने अपनी चिंता का विषय रखा है. अगर फॉर एग्जांपल हम देखें, गांधी वॉज वेरी एप्ट in voicing his concurrence about resources conservation in these words. महात्मा गांधी ने अपने कुछ शब्दों में अपनी ये संसाधनों के संरक्षण के विषय में अपनी चिंता को कुछ शब्दों में, अपने कुछ शब्दों में हमारे सामने व्यक्त किया है. वो क्या शब्द हैं? There is enough for everybody's need and not for anybody's greed. उन्होंने कहा कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं है. इसका मतलब क्या होता है? He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resources depletion at the global level. He was against mass production and want to replace it with the production by the masses. उन्होंने कहा कि जो किसने कहा? गांधी जी ने कहा. गांधी जी ने क्या कहा कि जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं, उस पर उन्होंने अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं है. इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है. जो लालची व्यक्ति होता है, जो स्वार्थी व्यक्ति होता है, और जो आधुनिक प्रौद्योगिकी का शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है, वे बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर भी थे. महात्मा गांधी यह चाहते थे कि जो प्रोडक्शन हो, उत्पादन हो, वो जन समुदाय, लोगों के द्वारा हो. इस पर वो ज़्यादा ध्यान दिया करते थे. एट द इंटरनेशनल लेवल, द क्लब ऑफ रोमियो advocate resources conservation for the first time
in a more systematic way in 1968। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात करें तो जो व्यक्ति स्थिति थी, उस तरीके से जो संसाधन का संरक्षण किया जा रहा था, कंजर्वेशन किया जा रहा था, उसकी वकालत 1968 में एक क्लब ऑफ रोम ने की। गांधीयन फिलॉसफी वॉज वन अगेन प्रेजेंटेड बाय जो सुमेशर थे। क्या लिखा? गांधीयन philosophy was once again presented by Sumeshwar in his book Small is Beautiful। इन्होंने इसके तुरंत बाद subsequently in 1974 1974 में उसके जस्ट बाद Gandhian philosophy was one again presented by Sumeshwar in his book Small is Beauty। उसके जस्ट बाद 1974 में सुमेशर ने, एक व्यक्ति का नाम है सुमेशर, उस सुमेशर ने अपनी एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था स्मॉल इज ब्यूटी। में इस विषय पर गांधी जी के जो दर्शन थे उसके बारे में फिर से एक पुनरावृत्ति की, फिर से उस पर प्रकाश डाला। The seminal contribution with respect to resources conservation at the global level was made by the Brundtland Commission Report 1987। उसके बाद 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट के द्वारा जो ग्लोबल लेवल पर संसाधनों का कंजर्वेशन हुआ, रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हुआ, उसको बेस मान करके, मूल आधार मानकर योगदान किया गया। This report introduced the concept of sustainable development and advocated it as a means for resources conservation, which was subsequently published in a book entitled Our Common Future। Another significant contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992। उसके बाद जो यह रिपोर्ट आई उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना की गई थी, जो इमेजिन किया गया था, उसमें यह प्रस्तुत किया गया, प्रेजेंट किया गया कि और जो भी रिसोर्सेज हैं, सारे रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की वकालत भी की गई। यह जो रिपोर्ट आया उसके बाद हमारा जो आवर कॉमन फ्यूचर मतलब साझा भविष्य, उसका जो टॉपिक था, उसका जो शीर्षक था, उसमें पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई, एक बुक के रूप में इसको पब्लिश किया गया। इस बारे में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरियो ने दिया था, जो ब्राज़ील में हुआ था 1992 में। इसमें जो अर्थ समिट किया गया था, प्रथम जो अर्थ सम्मेलन किया गया था, उसके द्वारा भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान दिया गया। नेक्स्ट है लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज मतलब होता है, लैंड मतलब होता है लैंड रिसोर्सेज। लैंड मतलब क्या होता है? जमीन। लैंड मतलब होता है जमीन, यानी, और रिसोर्सेज मतलब होता है संसाधन। लैंड रिसोर्सेज मतलब भू संसाधन या भूमि संसाधन। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। हम भूमि पर, धरती पर रहते हैं, इसी पर अनेक प्रकार के अधिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, वो इसी पृथ्वी पर होती हैं। हम सारे जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ कहते हैं वो भी इसी भूमि पर रहकर ही करते हैं। Thus, land is a natural resources of utmost importance। इसलिए भूमि हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के रूप में माना जाता है। It support natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system।
यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव वाइल्ड लाइफ, मानव जीवन ह्यूमन लाइफ, आर्थिक क्रियाएं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट परिवहन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, जो संचार व्यवस्थाएं हैं इसी भूमि पर ही आधारित हैं, बेस्ड हैं। हाउएवर लैंड इज एन एसेट ऑफ फाइनाइट magnitude, therefore it is important to us the available land for various purpose with careful planning। इसलिए भूमि, हम यह मानते हैं कि जो भूमि है यह एक क्या है, सीमित रिसोर्सेज है। इसलिए इसमें जो उपलब्ध भूमि की जो विभिन्न उद्देश्य हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, उसका उपयोग हमें बड़े ही सावधानी से करना चाहिए और उसका योजनाबद्ध तरीके से होना बहुत ही ज़रूरी है। उसकी केयरफुल प्लानिंग भी करना बहुत ही ज़रूरी है। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेन्स एंड आइलैंड। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे क्या हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है और द्वीप भी पाए जाते हैं। About 43% of the land area is plain which provides facilities for agriculture and industries। अगर हम देखें तो इसमें लगभग 43% जो भूमि है उसमें मैदान है, लैंड है, ज़मीन है, जो हमें कृषि करने के लिए और उद्योग करने के लिए भी, विकास के लिए भी बहुत ही सुविधाजनक माना जाता है। which provides facilities for agriculture and industries। Mountain account for 30% of the total surface area of the country and ensure perennial flow of some rivers, provide facilities for tourism and ecological assets। About 27% of the area of the country is the plateau region। It possesses rich reserves of minerals, fossil fuels and forests। कुछ ऐसे पर्वत हैं, पूरे जमीन की बात करें तो उसमें 30% भाग पर्वतों से ढका हुआ है। वे कुछ जो 12 महीने चलने वाली नदियां हैं उसके प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए भी जो उसके अनुकूल जो परिस्थितियां होती हैं पर्यटन विकास के लिए, उसको भी उसमें भी अपना बड़ा योगदान देते हैं। और जो पारिस्थितिकी कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी जो परिस्थितियां हैं उसके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। देश के अगर हम पूरे क्षेत्रफल की बात करें, देश में पूरे कंट्री की बात करें तो उसमें से 27% जो हिस्सा है वह पठारी क्षेत्र का है, प्लेट्यू है। इस क्षेत्र में खनिजों का, जीवाश्म ईंधन का और वन का बहुत अधिक संचय कोष माना जाता है। देखिए ये जो फिगर दिया गया है इसमें देखिए बहुत साफ साफ दर्शाया गया है। नीले कलर में जो प्लेन्स दिए गए हैं, यानी प्लेन मतलब होते हैं मैदान। मैदान हमारे इस पूरे एरिया में 43% मैदान दिए गए हैं। 27% येलो कलर में दिया गया है, ये पठार है ना, जिसे हम कहते हैं प्लेटोस। और ये 30% जो दिया गया है ये पर्वत है, माउंटेन्स। ये पूरे 100% में इसको अलग अलग दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड यूटिलाइजेशन। क्या है? लैंड यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है? लैंड यूटिलाइजेशन मतलब होता है उपयोग करना। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज। जो ये भू संसाधन होते हैं, लैंड यूटिलाइजेशन मतलब भू उपयोग करना। लैंड रिसोर्सेज भू संसाधन का उपयोग आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज। भू संसाधनों का उपयोग कुछ नीचे दिए गए उद्देश्यों के आधार पर
किया जाता है। पहला है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब वन, वन के आधार पर इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। दूसरा है, सेकंड क्या है, नॉट, सेकंड है लैंड फॉर, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो भूमि है वो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है। क्या है, ए वाला क्या कह रहा है, बर्नर एंड वेस्टलैंड्स, बर्नर मतलब होता है बंजर, और जो कृषि योग्य भूमि नहीं है। दूसरा बी, लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूज, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। कुछ ऐसी भी ज़मीन है जो कृषि करने के उपयोग में नहीं लाई जाती है ना, उसके प्रयोजन में लगाई गई जो भूमि है, जैसे बिल्डिंग्स खड़ी करने, सड़क बनाने और उद्योग के फैक्ट्रीज को लगाने के लिए इत्यादि, ऐसे भी ज़मीनें यहाँ पर उपयोग किए जा रहे हैं। तीसरा है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूसिव फॉलो लैंड। कुछ ऐसी भूमि भी का उपयोग होता है, जैसे जहाँ पर भूमि पड़ती है उसके अतिरिक्त भी, उसके अलावा भी अन्य कई ऐसे भूमि, कृषि योग्य भूमि नहीं है। जैसे पहला है परमानेंट प्लास्टर एंड ग्रेजिंग लैंड्स, जहाँ पर चारागाह है, स्थायी चारागाह है और अन्य बहुत सारे गोचर भूमि भी, यहाँ पर ग्रेजिंग लैंड भी है। बी क्या कह रहा है, लैंड अंडर मिसलेसियस ट्रीज, क्रॉप्स, ग्रोव्स नॉट इंक्लूडिंग इन नेट शोन एरियाज। कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ही विविध प्रकार के वृक्ष हैं, वृक्ष की फसलों को लगाने के लिए, तथा जो उपवन है उसके अधीन भी जो भूमि है, जो शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र में शामिल नहीं आते हैं। सी क्या है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, जो कृषि योग बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई है, ऐसी भी ज़मीन यहाँ पर उपलब्ध है। चौथा है फॉलोज लैंड्स। फॉलोज मतलब परती भूमि। परती भूमि में क्या है, ए करंट फॉलोज लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन मोर कल्चरल ईयर। वर्तमान में जो परती भूमि है जहाँ एक कृषि वर्ष से या उनसे कम समय में भी खेती की गई है। दूसरा है अदर देन करंट फॉलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। वर्तमान परतीय भूमि के अतिरिक्त अन्य परतीय भूमि या पुरातन परतीय भूमि जहाँ पर 1 से 5 कृषि वर्ष से भी खेती नहीं हुई हो या न की गई हो। नेक्स्ट 5 है नेट सोन एरियाज, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। नेट सोन एरिया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इन द इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्टेड एरिया। कृषि, यह एक कृषि वर्ष के एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध कर बोए गए क्षेत्र से जोड़ दिया जाए तो यह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। भारत में भू उपयोग का प्रारूप। द यूज ऑफ लैंड इज determined both by physical factors such as topology, climate, soil types, as well as human factors such as pollution, density, technological capability and culture and traditions etc. जो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं उसमें भौतिक कारण जैसे कि भू आकृति है, जलवायु है और मृदा के प्रकार हैं, तथा जो मानवीय कारक हैं जैसे जनसंख्या घनत्व है, प्रौद्योगिकी क्षमता है, संस्कृति और परंपराएं हैं, ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल
हैं। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. लैंड यूज फॉर डाटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्टेड आसाम हैज़ नॉट डन फुल्ली. कह रहा है कि भारत में अगर हम देखें तो कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है हमारा वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर. 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है. लेकिन अगर देखें तो 93% जो हमारा लैंड है उसमें ही भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध होते हैं. क्योंकि जो अगर हम पूर्वोत्तर जो प्रांत हैं उसमें देखें तो असम को छोड़कर अन्य जितने भी प्रांत हैं उसके सूचित क्षेत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है हमारे पास. इसके अलावा जो भी अगर देखें तो जम्मू कश्मीर है. Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. और इधर देखें तो जैसे जम्मू है, जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग के सर्वेक्षण में नहीं हुआ है. एक्टिविटी देखिए कि ट्राई टू डू अ कंपेरिजन बिटवीन द टू पाई चार्ट्स. फिगर 1.4 given for land use for and find out why the net sown area and the land under forest have changed from 1960-61 to 2014-15 very marginally. कह रहा है कि जो भू उपयोग के दो वृत्त, दो चित्र ये फिगर 1.5 में 1.4 में बनाए गए हैं, उसकी तुलना करके पता लगाइए कि 1960-61 में और 2014-15 के बीच में जो भी शुद्ध जो नेट सोन एरियाज़ हैं और जो वनों के अंतर्गत भूमि में बहुत सारे सीमित परिवर्तन हैं उस ही क्यों पाया गया है या क्यों लाया गया है, इसके बारे में आपको देखना है या जानना है या इसकी सूची तैयार करना है. नेक्स्ट, the land under permanent pasture has also decreased. How are we able to feed our herds cattle population of this pasture land and what are the consequences of it? Most of the other than the current fallows land are either of poor quality or the cost cultivation of such land is very high. कह रहा है कि अगर हम स्थायी जो चारागाह हैं उसके अंतर्गत जो भी हमारी भूमि है वो बहुत कम हुई है. पशुधन की बात करें तो इतनी बड़ी संख्या में इसका चारा उपलब्ध कराने के कैसे हम समर्थ होंगे, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है. और इससे हमें क्या परिणाम मिलेंगे इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा. वर्तमान जो प्रतिभूमि के अतिरिक्त जो अन्य प्रतिभूमि अनउपजाऊ है जहां हम कोई भी उपज पैदा नहीं कर सकते हैं और इससे इन पर फसल उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा आती है. जो बंजर भूमि है उस पर अगर हम कोई भी फसल उगाना चाहते हैं तो उसमें हमारी जो लागत आएगी, जो खर्च आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा आएंगे. Hence, these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net sown areas then the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting areas. तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो भूमि है जो इस तरीके की बंजर भूमि है इस पे हम 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जा सकता है. 1 या 2 बार, हम 2-3 सालों में 1 या 2 बार ही बो सकते हैं. और यदि इसमें नेट सोन एरियाज़ की बात करें तो जो भी शामिल कर लिया जाता है तब अभी भारत की जो कुल सूचित क्षेत्र है उसका लगभग 54% हिस्सा ही खेती किया जा सकता है. 54% हिस्से में ही हम खेती कर सकते हैं. The pattern of net sown areas varies greatly from one state to another.
it is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% of in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Andaman Nicobar Islands. सो अगर नेट सोन एरिया की बात करें तो उसमें जो प्रतिशत की विभिन्नता हमारे राज्यों के अलग अलग क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, लेकिन अगर वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें, मिजोरम की बात करें, मणिपुर की बात करें और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 10% ही क्षेत्र में हम क्या करते हैं, खेती का काम करते हैं या कृषि का काम करते हैं. फाइंड आउट रीजन फॉर द लो प्रोपोर्शन ऑफ नेट सोन एरिया इन दीज स्टेट्स. जो उन राज्यों में जहाँ पर नेट सोन एरियाज़ हैं, जहाँ पर शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र हैं, उसमें जो एक बहुत ही कम अनुपात के लिए जो उत्तरदायी कारण है उसको ज्ञात करना है, उसके बारे में उसकी लिस्ट तैयार करनी है. फॉरेस्ट एरिया इन द country is for lower than the desired 33% of geographical area as it was outlined in the National Forest Policy 1952. It was considered essential for maintenance of the ecological balance. The livelihood of millions of people who live on the fringes of these forests depends upon it. जो हमारे देश में जो राष्ट्रीय वन नीति है 1952 की, उस पर जो निर्धारित जो वन के अंतर्गत 33% ऐसे भौगोलिक क्षेत्र वांछित किए गए हैं, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम, बहुत कम है. वन की नीति द्वारा जो निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है. वन के क्षेत्र के आसपास रहने वाले जो लाखों लोग हैं उनकी आजीविका इस पर निर्भर करती है. जो a part of the land is termed as wasteland and land put to other non-agriculture uses. Wasteland includes rocky, arid and desert areas and land put on other non-agriculture uses including settlements, roads, railways, industries, etc. Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measuring to conserve and manage it has resulted in land degradation. This in turn has serious repercussions on society and the environment. जो भू उपयोग का एक बहुत बड़ा जो बंजर भूमि है और दूसरा जो नॉन एग्रीकल्चरल प्रयोजन में लाए जाने वाली भूमि है वो अलग अलग होते हैं. भूमि जो बंजर भूमि होती है उसमें पहाड़, चट्टान, सूखी और जो मरुस्थलीय भूमि है उस वो भी शामिल है. जो नॉन एग्रीकल्चरल प्रयोजन में लाई जाने वाली भूमि है उसमें बस्तियां हैं, सड़कें हैं, रेल लाइन है, उद्योग आदि सब लगे हुए हैं. लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं जो लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है, इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है. नेक्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स. जो भूमि का निम्नीकरण है, डिग्रेडेशन है, और कंजर्वेशन मेजर्स उपायों का संरक्षण. We have shared our land with the past generation and will have to do so with the future generation too. 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land. Human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to लैंड. जो भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं और जो भावी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है उसको वो भी इसी भूमि का उपयोग करेगी. हम भोजन, मकान और कपड़े
कि अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% जो भूमि से प्राप्त कर रहे हैं। मानव कार्यकलापों के कारण ही न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, डेग्रेडेशन हो रहा है, लैंड डेग्रेडेशन हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली जो प्राकृतिक ताकत हैं उसको भी बल मिल रहा है। Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying too have contributed significantly in land degradation. इस समय जो भारत में देखें तो लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है वो निम्नीकृत हो रही है, डेग्रेडेट हो रही है। इसमें लगभग 28% जो भूमि है वो निम्नलिखित वनों के अंतर्गत की गई है। 56% जो क्षेत्र हैं वो अपरदित अपर्दित हैं और जो शेष क्षेत्र बच रहा है वह लवणीय है, क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाएं जैसे वन उन्मूलन है, अधिक पशु चारण है, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। Mining sites are obtained after excavation over is completing, leaving deep scare and traces of overburdening. It is in states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha, deforestation due to mining have caused sub land degradation. In states like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra, overgrazing is one of the main reason for land degradation. In the state of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, over irrigation of responsible for land degradation due to water logging, leading to increase in salinity and alkalinity in the soil. The mineral processing like grading in limestone for cement industries and calcite for soapstone for ceramic industries generate a quantity of dust in the atmosphere. It retards the processing of infiltration of water into the soil after it settles down on the land. It recent year industrial influence as waste have become a major source of land and water pollution in many part of the country. खनन के उपरांत अगर बात करें तो बहुत सारे खदान वाले स्थानों को भी गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे जो राज्य हैं उनमें वन उन्मूलन भूमि निम्नीकरण कारण बना चला आ रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण माना जाता है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बहुत अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अगर अति सिंचन की बात करें तो उससे उत्पन्न जो जल क्रांतता में भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। इससे जो मृदा है वो लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। इसमें खनिज जो प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग से चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग के चूने जो खड़िया होते हैं वो उसमें सेल खड़ी के प्रयोग के लिए बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल से भी भू विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो जो मृदा है उसकी जल सोखने की प्रक्रिया रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर जाने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। Soil are quality important. Soil also consists for organic humans and inorganic humans. There are many ways to solve the problems to land degradation, afforestation and
proper management of grazing can help to some extent. Planting of setter beds of plants control over grazing, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes are some of the method to check land degradation in arid areas. Proper management of waste land, control of mining activities, proper discharges and disposal of industrial influents and waste after treatment can reduce land and water degradation in industrial and सबऑर्डिनेट एरियाज। जो भूमि की निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के लिए कई तरीके हमारे सामने आए हैं। वन रोपण और चारागाहों को उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक जो शेल्टर बेल्ट है, मेखला, शेल्टर बेल्ट मतलब मेखला, जो पशुचारण नियंत्रण है, रेतीले जो टीले हैं उसको कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाया जा सकता है। जो भूमि का कटाव है उसमें रोकथाम जो शुष्क क्षेत्र हैं उसमें भी की जा सकती है। बंजर भूमि को उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। Okay students, next topic I will teach you in next video. Thank you, have a nice day.